अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के एक लॉन्ग सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सवाल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर ली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द साइकिल इन विच uterine changes occur to prepare it for possible pregnancy is known as uterine cycle, and the monthly egg maturation and uterine preparation is collectively called menstrual cycle। हमने इसमें कहा कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें यूट्रस, जिसे कहते हैं बच्चा दानी, यूट्रस के अंदर जो है वो तब्दीली आती है और यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बच्चे की डेवलपमेंट किस तरीके से कर सके। और हर मंथ में जो है वो ओवम की मैच्योरेशन भी होती है फीमेल में। तो ओवम की मैच्योरेशन होना और यूट्रस की प्रिपरेशन होना, दोनों को कंबाइन जो नाम दिया जाता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं जिसमें सबसे पहला फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज है जिसे एम फेज कहते हैं। दूसरा फॉलिकल और एफ फेज कहलाता है। तीसरा ओव्यूलेशन और ओ फेज कहलाता है और चौथा कॉर्पस ल्यूटियम या जिसे एल फेज भी कहा जाता है। तो बुक के मुताबिक स्टार्टिंग में जो पहला फेज है वो मेंस्ट्रुएशन फेज है, लेकिन समझाने के लिहाज से हमेशा मैं फॉलिकल फेज से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉलिकल से ओव्यूलेशन फेज पे जाता हूँ, ओव्यूलेशन फेज से कॉर्पस ल्यूटियल फेज पे जाता हूँ और फिर एम फेज पे आते हैं तो हमें पूरी साइकिल जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो आइए इसको मैं एक डायग्राम की मदद से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखी है यहाँ। अब देखो भाई, इस डायग्राम में यहाँ मेन पार्ट याद रहे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इसमें मेन पार्ट को डिस्कस किया है। ओवरी है, ये यूट्रस है, यूट्रस के 3 वॉल है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ये यूट्रस का लोअर जो पार्ट है वो सर्विक्स है और ये वजाइनल ओपनिंग है। अब हमने क्या किया है, इस ओवरी को बड़ा करके बता दिया। ये ओवरी है ना, इसको हमने क्या किया है, लार्ज करके बता दिया। अब ओवरी के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो करीब 2 लाख के करीब oocytes रखे होते हैं। ओवरी के अंदर ओवम जो है वो अपनी इमेच्योर फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 2 लाख के आसपास है। अब ये oocytes जो हैं इमेच्योर फॉर्म में है। अब ये मेच्योर कैसे होता है, देखो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट डेज है ना, ये एम फेज है। एम फेज को अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैं एफ फेज से समझाना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ हमारे पास ये जो बनाया है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बाकायदा जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लॉब होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर लॉब है, ये पोस्टीरियर लॉब है और ये मिडल लॉब है। चलो भाई, अगर फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर लॉब है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से रिलीज होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये फॉलिकुलर सेल जो यहाँ जिसमें oocytes जो है वो इमेच्योर फॉर्म के अंदर होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। ये है फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल हैं और इन फॉलिकुलर सेल्स पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये फॉलिकुलर सेल जो होते हैं वो मैच्योर होना शुरू जाते हैं और ये फॉलिकल सेल जो है वो मैच्योर होते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं तो उस मैच्योर फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। यानी FSH का काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो काम है वो क्या करना है, फॉलिकुलर सेल को क्या करना है, मैच्योर करना। अब ये फॉलिकुलर सेल आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होते रहते हैं, यानी डे 6 से इनकी मैच्योरेशन का आगाज होता है और डे 12 पर जाकर क्या हो जाते हैं, ये फॉलिकुलर सेल मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाते हैं। और ये जो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने वाले फॉलिकल को नाम दिया जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करता है, जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है वो ब्लड के जरिए एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है
और नेगेटिव फीडबैक देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है कि भाई इसकी सिक्रीशन बंद कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉलिकल क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। भाई इसको नेगेटिव फीडबैक देता है और पॉजिटिव फीडबैक देता है एक और हार्मोन को जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच कहते हैं। तो एलएच को स्टिमुलेट करवाता है और एफएसएच को बंद करवा देता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जैसे ही हाई हो जाता है वो क्या कर देता है, इस ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है, ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है, ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो एप्टीट्यूड में पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन कौन करवाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है, ओवम को रिलीज करवाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्रेफियन फॉलिकल को जो है वो रप्चर कर दिया है, ओवम को जो है वो रिलीज कर दिया। और ये जो ओवम रिलीज जो होता है वो 13, 14 और 15 डेज, इन 3 दिन के दौरानिया में इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं मेंस्ट्रुएशन फेज के स्टार्टिंग फर्स्ट डेज को एम फेज कह रहा हूँ, 6 से लेकर 12 को मैं एफ फेज कह रहा हूँ, तो 13, 14 और 15 डेज जो है वो ओव्यूलेशन फेज है। अब ओव्यूलेशन फेज में ओवम जो है वो क्या हो गया है, रिलीज हो गया, और ओवम जो रिलीज हो गया है और फॉलिकल का जो बकिया हिस्सा होता है इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एक येलोइश बॉडी में जाकर कन्वर्ट कर देता है, और इस येलोइश बॉडी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या करता है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन ने एफएसएच को जो है इसकी सिक्रीशन को बंद किया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टार्ट किया था। साथ ही साथ ईस्ट्रोजन ने यूट्रस की वॉल को थिक करना भी शुरू कर दिया था। यूट्रस की वॉल की थिकनिंग की जो शुरुआत थी वो ईस्ट्रोजन ने स्टार्ट कर दी थी, और जो मजीद इसकी थिकनिंग जो करवा रहा होता है वो क्या करता है, ये जो फॉलिकल का जो बकिया हिस्सा है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, जो कि येलोइश बॉडी होती है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस की वॉल को मजीद थिक कर देता है फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी ये यूट्रस की वॉल को क्या कर देता है, मजीद थिक करता जाता है। कब तक करता जाता है, डे 16 से लेकर डे 28 तक, यानी 13, 14 और 15 डेज। जिस वक्त ओवम रिलीज होता है उस वक्त अगर फर्टिलाइजेशन होगी, उस वक्त स्पर्म आ गया और ओवम को उसने फर्टिलाइज कर दिया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बरकरार रहेगा। और अगर 13, 14 और 15 डेज में स्पर्म में अगर ओवम को फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये 28वें दिन पर जाकर कॉर्पस ल्यूटियम 28वें दिन पर जाकर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। और डीजनरेट जैसे ही हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस की वॉल को क्या कर रहा था, उसकी थिकनिंग को मेंटेन रखने का जो काम था वो प्रोजेस्टेरोन का था। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, तो होता क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होना शुरू हो जाता है, तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी जो थिक हो चुकी थी वो रप्चर होना शुरू जाती है, और वो रप्चर होना शुरू जाती है और ब्लड के जरिए, और ओवम भी जो था वो डेथ ओवम जो है वो भी, और इसके साथ साथ जो है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो सारी की सारी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से रप्चर होना शुरू जाती है, और वो सारी की सारी जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लीडिंग की शक्ल में क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो यानी हमने कहा कि एम फेज जो था ये ब्लीडिंग वाला फेज था, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो रप्चर होती है, और ब्लड के जरिए डेड ओवम और ब्लड ये वॉल की जो एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स हैं, लाइनिंग है, मसल्स है, ये सारे जो है वो रप्चर होकर बाहर आ जाते हैं। एफएस, तब इसको मैं जल्दी से समराइज करता हुआ क्या, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकुलर सेल को जो है वो मैच्योर करना शुरू किया। डे 12 पर जाकर ये मैच्योर हो गए ग्रेफियन फॉलिकल, और जो मैच्योर फॉलिकल है उसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल ने क्या किया, एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने एफएसएच को बंद कर दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जैसे ही हाई हो गया, उसने ग्रेफियन फॉलिकल को क्या कर दिया है, रप्चर कर दिया और ओवम को बाहर रिलीज करवा दिया। और साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन करवाने के बाद इस ग्रेफियन फॉलिकल का जो बकिया पार्ट होता है उसे येलोइश बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलोइश किस्म की बॉडी है जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। स्टार्टिंग यूट्रस की वॉल की थिकनिंग की शुरुआत ईस्ट्रोजन ने कर दी थी, जबकि इसकी मजीद थिकनिंग करवाना और इस थिकनिंग को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के जरिए प्रोड्यूस होने वाले एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की जिम्मेदारी थी, जिसने यूट्रस की वॉल को मजीद थिकनिंग करके रखा था। अगर डे 13, 14 और 15 में जाकर
अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है ओवम की तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बरकरार रहेगा, और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और डीजनरेट जैसे ही होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होता है इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ डेथ ओवम जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन फेज के जरिए जो होता है वो वजाइनल ओपनिंग से क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है। तो स्टार्टिंग का जो हमारे पास जो फेज है वो एम फेज कहलाता है, डे 1 टू डे 5, 6 टू 12 एफ फेज कहलाता है, और याद रखिएगा जो फर्टिलाइजेशन है प्रेगनेंसी जो है वो डे 13, 14 और 15 में ही पॉसिबल है। इससे पहले अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन मुमकिन नहीं है, यानी जिस वक्त ब्लीडिंग का आगाज हुआ वो डे 1 कहलाता है। अब डे 1 से जो है वो कैलेंडर की काउंटिंग जो है वो कुछ फीमेल स्टार्ट भी कर सकती हैं, तो डे 1 2 3 4 5 हो गए, जिस वक्त ब्लीडिंग स्टॉप हो गई डे 6। अब डे 6 से लेकर डे 12 तक जो है यहाँ तक अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कैलेंडर का डे 13, 14 और 15 है इस दौरान अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, और अगर डे 13, 14 और 15 का पीरियड गुजर गया है उसके बाद 16 टू 28 में अगर स्पर्म आएगा तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस था। अब आपने जो है वो एक पेपर में तो ये डायग्राम बनानी है अच्छे से, और पेपर में आपने लिखना कैसा है, क्योंकि जैसा कि हम लेक्चर के साथ साथ पूरे नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर करना बताते हैं तो साथ ही साथ बता देते हैं। तो स्टार्ट जो मैं करने जा रहा हूं तो हमने कहा 4 फेज थे ना, एम फेज, एफ फेज, ओ फेज और एल फेज। तो स्टार्ट हमने समझने का, देखो पेपर में आपने ऐसे ही लिखना है, लेकिन समझाने की शुरुआत फॉलिकल फेज से की थी तो मैं यहीं से जो है वो बताना शुरू करता हूँ। द फेज ड्यूरिंग विच फॉलिकल इन द ओवरी मेच्योर, इसमें फॉलिकल क्या होंगे, ओवरी के अंदर मेच्योर होंगे, एंड एंड्स विद ओव्यूलेशन इज कॉल्ड फॉलिकल फेज, जिसमें क्या होगा एंड में ओव्यूलेशन होगा ना। फॉलिकल फेज जैसे ही खत्म हो जाएगा क्या होगा, ओव्यूलेशन फेज जो है वो बाकायदा स्टार्ट होता है, तो उसे हमने फॉलिकल फेज का नाम दिया। अब इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, क्या क्या चेंजेस आती हैं, ओनली वन फॉलिकल हाउ एवर मेच्योर टू प्रोड्यूस एन एग, दिस फॉलिकल इज समटाइम कॉल्ड ग्रेफिन फॉलिकल। अब क्या होता है, FSH होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करना शुरू करता है, तो बहुत सारे फॉलिकुलर सेल में कोई एक फॉलिकुलर सेल जो होता है वो मेच्योर होता है और जिसे हम नाम देते हैं ग्रेफिन फॉलिकल का। दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय FSH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। ग्रेफिन फॉलिकल प्रोड्यूस अ हार्मोन ईस्ट्रोजन, जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन होती है FSH की सिक्रीशन बंद करता है और यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग की शुरुआत करता है। Low FSH and high estrogen level in the blood initiate the secretion of hormone LH। वो क्या करता है, FSH का लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, तो क्या होता है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में LH कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ओव्यूलेशन फेज, द फेज ड्यूरिंग विच ग्रेफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी रप्चर एंड द मेच्योर ओवम इज रिलीज इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज। तो हमने कहा वो फेज जिसमें ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर हो जाता है और ओवम मेच्योर होने के बाद रिलीज हो जाता है, उस फेज को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन फेज। अब इस फेज के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, इसमें क्या होता है, ओवम इज टेकन बाय फैलोपियन ट्यूब, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी कॉजेज ओव्यूलेशन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो ये होगा, ये कॉजेज हैं, ओवम जैसे ही रिलीज होगा ना ये कौन ले लेगा, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ले लेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है उसे क्या कर लेगी, टेक इन कर लेगी। अगर 3 दिन के अंदर स्पर्म आ गया 13, 14 और 15 डेज में तो प्रेगनेंसी होगी, वरना नहीं होगी। तो इसमें हमने कहा ओवम इज टेकन बाय फैलोपियन ट्यूब, ओवम फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम गेन करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवा देगा, ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करेगा, यानी ओव्यूलेशन होगी। फिर आ गया कॉर्पस ल्यूटियम फेज, जिसे हम कहते हैं एल फेज। The phase during which formation of corpus luteum occur and it covers the period between ovulation and menstruation is known as corpus luteum phase। वो फेज जिसमें corpus luteum जो कि हमने कहा था कि येलोइश सी बॉडी जो बनेगी, उस फेज को हमने जो नाम जो 16वें से 28 दिन था उसे एल फेज या कॉर्पस ल्यूटियम फेज कहा था, जो कि कवर कर रहा है उस फेज को ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के दरमियान का जो भी फेज है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम फेज है। अब इस फेज के दौरान क्या तब्दीली आती है, ड्यूरिंग दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर। नंबर 1,
LH causes the rupture of follicle to change into a yellowish body, the corpus luteum. इसमें क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इस रप्चर फॉलिकल को एक येलोइश बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन व्हिच प्रिपेयर द यूट्रस फॉर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस की वॉल को मजीद थिक करता है ताकि क्या हो जाए, पॉसिबल प्रेगनेंसी हो और इम्प्लांटेशन, मतलब जैसे जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट 5वें या 6ठे दिन में, जाइगोट बनने के 5 या 6ठे दिन के बाद ये जाइगोट यूट्रस के अंदर आ जाता है और यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर यूट्रस की वॉल थिक होगी, अगर यूट्रस की वॉल अगर थिक होगी तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और उसकी अटैचमेंट के इस अमल को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो हमने कहा कि वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट के लिए क्या है, प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। फिर आगे हमने कहा इफ मेच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन स्टॉप and the internal lining of uterus disintegrate, this lead to menstruation। यहाँ ये कह रहा है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ 13, 14 और 15 डेज पे तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा तो ये यूट्रस की जो वॉल होगी वो रप्चर होना शुरू हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन फेज का आगाज होगा। फिर हमने इसमें कहा, देखो ये डायग्राम है ना, ये इनकम्प्लीट है ना, आपने पेपर में जो है ना ये वाली डायग्राम बनानी है जो अच्छी वाली है, कलर से बनाओ, जो भी करो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि बोर्ड में कलर अलाउ नहीं है तो ब्लू और ब्लैक से बनाइएगा। एम फेज, द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेब्रीज ऑफ डिस्कार्डेड टिश्यू ऑफ द यूट्रस थ्रू वजाइना इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन फेज। ये वो फेज होगा जिसमें ब्लीडिंग होगी, ब्लड डिस्चार्ज होगा और डिस्कार्डेड टिश्यू, वो टिश्यू जो यूट्रस के डिस्कार्ड हुए हैं, मर चुके हैं, वो क्या होंगे, वजाइनल ओपनिंग के जरिए क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज होंगे, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, क्या क्या चेंजेस होंगी। नंबर 1, व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटिंग, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज स्टॉप बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो इसकी सिक्रीशन बिल्कुल स्टॉप हो गई। As a result, soft, spongy, vascular internal lining of uterus called endometrium breaks off and start flowing along with blood out of vagina in the form of menstrual flow। जिसके नतीजे में क्या होगा, सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलर इंटरनल लाइनिंग है, भाई यूट्रस है ना, इसके 3 है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जिसके नतीजे में क्या है, अंदरूनी जो है, जो लाइनिंग है, सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलर लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है, याद रखिएगा मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंडोमेट्रियम की बात हो रही है, उसकी जो वेस्कुलर सॉफ्ट स्पंजी लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर होना शुरू जाती है, ब्रेक ऑफ होना शुरू जाती है और वो फ्लो करती है थ्रू वजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो की शक्ल में। तो यहाँ जाकर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आप पेपर में ये पूरा डायग्राम बनाते हो और यहाँ से लेकर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और अच्छे बच्चों की तरह लिखते हुए यहाँ तक अगर आप लिख कर आते हो तो इंशाल्लाह बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करके अपना हक अदा करना है। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।